जब मेरा भाई सब कुछ कर लिया, वो बीटेक कंप्लीट कर लिया, उसकी जॉब भी लग गई और फिर उसके एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मतलब वो पहली सैलरी भी घर पे मेरे मम्मी पापा के पास नहीं पहुंची, 15 दिन हुए थे मेरे भाई को ज्वाइन किए हुए। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ मेरा नीट का, तब भी मुझे लगा कि यार मेहनत करी थी लेकिन कुछ ना कुछ लैग कर रहा हूँ, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। मेरा घर आज भी वैसे पुराना सा बना हुआ है, टी शर्ट भी मैंने अभी पिछले साल कराई है, मुझे पीडब्ल्यू से स्कॉलरशिप मिली थी। फॉर्म आया वो 10th की मार्कशीट से मिल रहा था, 10th के परसेंटेज से। 10th के मेरे परसेंटेज काफी अच्छे थे, तो मुझे वो जॉब मिल गई पोस्ट मास्टर की मेरे गांव में ही, जहाँ मेरा गोंडा में गांव है। तो हमेशा यही होता था कि यार ये मजदूर का बेटा है। मतलब जब भी मैं खेलने वगैरह भी जाता था तो एक बैक ऑफ द माइंड जो है मेरे, मैंने कई बार देखा है मेरे दोस्तों के पेरेंट्स को कि हाँ वो कह देते थे इसके साथ मत खेलो। Hello everyone, I am Siddhi Bharatwaj, second year student at RUHS CMS. And I'm Lavish Bharadwaj, second year MBBS student at RGS College of Medical Sciences. बेसिकली हमारा ये इंटरव्यू हमने सतक्रिया के अंडर बनाया है, जो अभी हमने रिसेंटली कम्युनिटी स्टार्ट करी है फॉर सच एस्पायरेंट जो सोशो इकोनॉमिक वीकर बैकग्राउंड से हैं, जिनको रिसोर्सेज चाहिए, अवेलेबल नहीं है, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारे व्यूअर्स कोई भी ऐसे एस्पायरेंट को जानते हैं जिसके पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से दे कैन नॉट अफोर्ड कन्वेंशनल कोचिंग्स, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, तो कोरा, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो आप कहीं पे भी जाके हमें डीएम करें और हम उनसे कनेक्ट करेंगे। और अगर आप इस कॉज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं बाय डोनेटिंग बुक्स, तो भी आप यहाँ पे हमसे रीच आउट कर सकते हैं। एंड हमारे साथ आज शांतनु दुबे हैं जो कि सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट हैं AFMC पुणे में। So we would like you to introduce yourself to our audience. तो यार मेरा नाम शांतनु दुबे है और मैं अभी करंटली सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में। और मैं एक काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड से आया हूँ। मेरे पापा प्लाईवुड लेबर हैं और मेरी मम्मी जो है एक मेडिकल कॉलेज में फोर्थ क्लास एम्प्लॉई हैं। तो मैंने तो नीट 2022 को क्रैक किया था। और मतलब मेरी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं रही जितनी मतलब एक नॉर्मल एस्पिरेंट की होती है, एक टिपिकल एस्पिरेंट की होती है। काफ़ी अलग सी स्टोरी है मेरी थोड़ी सी। लाइक जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की, मुझे 11th में थोड़ा सा नीट की तरफ मैं जैसे गाइडेड हुआ कि हाँ नीट की तरफ ही जाना है। अचानक से मतलब फिर मेरा बड़ा भाई था एक, उसकी जॉब लगी थी, उसकी डेथ हो गई। तो बट इन द एंड यार मैं मैंने मेहनत की और मैं यहाँ पहुँच गया। मतलब अभी मैं करंटली एफएमसी में हूँ। इन द एंड इट वाज वर्थ इट। तो सबसे पहले तो मतलब हर एक मेडिको की वो होती है कि नॉर्मल मेडिकल कॉलेजेस से काफी अलग होते हैं AFMC। तो वहां पर आपकी लाइफ कैसी है उसके बारे में थोड़ा बताओ, क्योंकि वो काफी लोग चाहते भी थे कि ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है काफी लोगों का। तो तुम्हारी लाइफ वहाँ पे कैसी चल रही है उसके बारे में बताओ। यार यहाँ सच कहूँ तो मतलब एफएमसी मेरा कभी ड्रीम नहीं था, क्योंकि मुझे ज़्यादा पता नहीं था एफएमसी के बारे में। और मुझे कॉलेज घर के पास चाहिए था थोड़ा सा, ताकि मैं मम्मी और पापा को सपोर्ट कर सकूँ, वो खेले रहेंगे अगर मैं कहीं बाहर चला जाऊँगा तो मतलब लेकिन फिर लास्ट में मेरे मार्क्स उतने सही थे नहीं, और फिर मैंने सोचा कि यार एफएमसी ट्राई करता हूँ। जब मुझे नीट के आसपास पता चला कि एफएमसी कॉलेज है, और यार जो मेरी पुरानी लाइफ थी उससे काफ़ी ज़्यादा अलग है यहाँ की लाइफ, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है यहाँ की लाइफ। तो यार लाइफ तो काफ़ी अच्छी है, एफएमसी की जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी है। सिविल मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यहाँ पे पीटी होती है, थोड़ा सा परेड है, और कुछ आर्मी वाली चीज़ें हैं, आपको डिसिप्लिन रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे हम जिन नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में RUHS में हूँ, जयपुर में, मेरे होम टाउन में ही है, तो वहां से कैसे डिफरेंट है थोड़ा आप उसको एक्सप्लेन करो। यार देखो, कल्चर डिफरेंट है। लाइक मैं यूपी में हूँ, जैसे अभी तो रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये मेरे घर से लगभग 1500 किलोमीटर है, और यहाँ पे स्टेट अलग है, लैंग्वेज अलग है। अभी हम पेशेंट के पास भी जाते हैं तो कभी कभी मराठी वगैरह में बोलता है, तो वो चीज़ें अलग हैं। और जैसे अगर मैं लोकल कॉलेज लेता या फिर वहाँ रहता, तो वहाँ ज़्यादातर लोग लोकल मिलते हैं मुझे, यूपी के होते हैं, कुछ लोग ही बाहर से आते हैं। यहाँ पे पूरे भारत के लोग हैं, तो डाइवर्सिटी काफ़ी है, और इससे मतलब सीखने को भी मिलता है, तमाम कल्चर्स को सीखने को मिलता है। और यार देखो इन द एंड मतलब जब मैं यहाँ पे मेडिकल फील्ड में जाने की सोचा था, तब उतना था नहीं कि हाँ मतलब ठीक है, सम्मान चाहिए था, मेन यही था, सम्मान चाहिए था कि हाँ भाई। जैसे मैं जब शुरुआत में था, मैं बचपन में मेरे मतलब हमेशा यही होता था कि यार ये मजदूर का बेटा है। मतलब जब भी मैं खेलने वगैरह भी जाता था, तो एक बैक ऑफ द माइंड जो है मेरे, मैंने कई बार देखा है मेरे दोस्तों के पेरेंट्स को कि हाँ वो कह देते थे इसके साथ मत खेलो, इतना तो होता था कभी कभी ऐसा। बट
जब मतलब मेरा ये था यार, मुझे थोड़ी रिस्पेक्ट चाहिए थी यार, मतलब पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट चाहिए थी। तो जब जब मेरा एफएमसी में सिलेक्शन हुआ तो मैंने एक बार को कह दिया कि हाँ ठीक है, मैं कुछ दिन दूर रह लूंगा मम्मी पापा से, पर सम्मान ज्यादा हो जाएगा। और आज वो है, मतलब अभी क्या है कि मेरी मम्मी जिस कॉलेज में है, उस कॉलेज में तमाम लोग आर्मी मेडिकल कोर के हैं, वो लोग जो यहाँ से निकल चुके हैं, कभी ना कभी एफएमसी में रह चुके हैं। तो वो लोग अलग, मम्मी को अलग रिस्पेक्ट मिलती है वो, और फिर पापा को अलग रिस्पेक्ट मिलती है, और फिर अपनी अलग फैसिलिटीज हैं आर्मी की, तो वो काफी मायने रखता है यार। मैंने पापा को खाली एक आर्मी की टोपी खरीद के दी थी खुद से, वो जो हैप्पीनेस है ना यार, वो और कहीं से मैं नहीं ले सकता, वो और कहीं से नहीं मिल सकती मुझे। तो यार वो चीज है। और बाकी एएफएमसी यार, अब लगता है कि हाँ ये लाइफ है, मतलब ये कुछ है जो मैं मिस कर रहा था। तो काफी बेहतर है यार, मतलब बियॉन्ड वर्ड्स। नहीं, अब तो इज्जत से बड़ी रिस्पेक्ट से तो कुछ नहीं ज्यादा आप। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, टू एवरी एस्पिरेंट हु इज विलिंग टू डू दिस। तो जैसा आपने अभी बताया कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं था, तो एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो कन्वेंशनल कोचिंग्स में जा रहा है, एकदम ऑफलाइन कोचिंग्स में प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर क्लासेस वगैरह हो रही हैं, तो आपको डेफिनेटली डिफिकल्टीज आई होंगी। तो आपको क्या लगता है कि कैसे आपने उन्हें ओवरकम किया, और क्या डिफरेंट था टू दैट एस्पिरेंट हु इज गेटिंग एवरीथिंग अवेलेबल टू हिम? यार सबसे पहले तो शुरुआत में मेन इश्यू था कि गाइडेंस ही नहीं था, किसी को कुछ पता नहीं। मेरे भाई ने भी जैसे बीटेक की थी, तो वो मैथ्स का था, तो उससे भी कुछ खास वो पता नहीं था कि मेडिकल फील्ड में क्या है। मुझे भी कुछ अंदाजा नहीं था कि मेडिकल फील्ड में कैसे पढ़ना है, मतलब नीट के लिए मैं बस खाली देखता था लोगों को कि हाँ लोग नीट की काफी दिन तक कोचिंग करते हैं, नीट देते हैं, कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। तो एक थोड़ा डर भी था, क्योंकि अब बड़ी चीज है, देखो ऑब्वियसली बड़ी चीज है नीट, तो थोड़ा डर था। और फिर मैं ये देखता था, जो होता था ये कहता था बिना कोचिंग के तो नहीं होता यार, ये बिना कोचिंग के लोग नहीं कर पाते, तो थोड़ा वो था। और मेन मेन था कि लैक ऑफ गाइडेंस, कोई गाइडेंस नहीं थी। मैं यूट्यूब पे चैप्टर पढ़ता रहता था। मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 5 बार पढ़ा है, 5 अलग अलग टीचर से, कभी कभी किसी चैनल से पढ़ लिया, कभी किसी प्लेटफॉर्म से पढ़ लिया। तो वो वो लास्ट में मैटर करती है। तब तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जब मैं पहली बार नीट का अटेम्प्ट दिया तब मुझे लगा कि हाँ मैं तो कवर ही नहीं कर पाया सही सारी चीजें। मैं तो कुछ एक चैप्टर तो कई बार पढ़ लिया, लेकिन ज्यादातर चीजें कवर नहीं कर पाया, और बिना मतलब की चीजें पढ़ ली मैंने। मुझे याद है कि मैंने मतलब बिना मतलब की, एक एक टीचर थे अकेडमी नीट पे पढ़ाते थे, वो बिना मतलब की चीजें पढ़ाते थे, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में पढ़ाई जाती है। तो वो सब पढ़ा, तो कोई गाइडेंस नहीं थी, मतलब एक मतलब वही है कि बस खाली मैग्नीट्यूड था। मैं मेहनत करता था, ऐसा नहीं था कि मैं मेहनत नहीं करता था, मैं मेहनत करता था, लेकिन कुछ खास रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। और टेस्ट वगैरह का तो कुछ पता ही नहीं था कि हाँ टेस्ट क्या है, कैसे कब देना है। वो तो जब मैं ट्वेल्थ में पहुंचा लास्ट में, तब मैंने मॉक टेस्ट देना शुरू किया, तो ऑब्वियसली नंबर नहीं है, क्योंकि मेरा उस हिसाब का वो था ही नहीं, प्रिपरेशन ही नहीं था। तो वो मैटर होता है कि हाँ आपको गाइडेंस ही नहीं होती, आपको स्टडी मटेरियल नहीं पता होते, आपको कैसे आगे बढ़ना है ये नहीं पता होता, मार्क्स कैसे बढ़ाने हैं ये नहीं पता होता। तो काफी मैटर करता है यार, एक अच्छी कोचिंग या एक अच्छा गाइडेंस। कोचिंग तो उतनी मैटर नहीं करती, अब मैं कह सकता हूँ एक गाइडेंस मैटर करता है, जो मुझे गाइडेंस बाद में मिला। डायरेक्शन की बहुत जरूरत होती है, आपको एक डायरेक्शन मिल जाए तो आपका एफर्ट सारे सही जगह लगते हाँ। हैं। और मतलब एक चीज मैं मतलब ये भी पूछना चाहता हूँ कि आजकल बच्चे काफी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में वो हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। आपके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर भी आपने एकदम स्टेबिलिटी के साथ पूरी प्रिपरेशन की, इतनी सारी प्रॉब्लम्स झेलते हुए, तो वो कैसे मैनेज किया? देखो यार, बचपन से ही ना मैंने अपने मम्मी पापा को खुद काम करते देखा है, सामने देखा है। मैंने अपने पापा को सामने अपने प्लाई उठा के इधर से उधर लेके जाते देखा है लोगों, मतलब फैक्ट्री के अंदर। और मैंने अपनी मम्मी को भी काम करते देखा है कि मतलब उन्होंने कभी कंप्लेंट्स नहीं की यार। वो मम्मी है, मम्मी सुबह उनकी 8:30 पे ड्यूटी होती थी, वो 4 या 5 के आसपास वापस आती हैं, फिर सारा काम करती हैं, सुबह भी सारा काम करके जाती हैं। तो हमारा जैसे अब हमें स्कूल में डाल दिया गया था, तो मैं और मेरा भाई यही डिस्कस करते थे कि हमारा मेन एम है खाली पढ़ाई करना। तो स्टार्टिंग से मुझे बस इतना पता था मुझे पढ़ाई करना है। तो और फिर हमने मतलब ये तो कहानियां हर कोई सुनाता है यार, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम एक ना एक दिन सफलता पालोगे। तो दिक्कत वहां पे हुई जब मेरा भाई सब कुछ कर लिया, वो बीटेक कंप्लीट कर लिया, उसकी जॉब भी लग गई, और फिर उसके एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मतलब वो पहली सैलरी भी घर पे मेरे मम्मी पापा के पास नहीं पहुंची, 15 दिन हुए थे मेरे भाई को ज्वाइन किए हुए। तो तब यार मुझे ना, तब मुझे भी लगा कि ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम हमेशा मेहनत करो रिजल्ट्स मिल जाएं। तो वो वाला पॉइंट ना काफी ज्यादा इंस्टेबिलिटी थी कि हाँ मतलब मेंटली मैं काफी ज्यादा तंग हो चुका था। मैं अपने मम्मी पापा तो एकदम पूरा मेंटल स्टेट खो चुके थे, वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन थी घर में कि कोई वो नहीं, बस खाली
जब देखो तो अलग सा माहौल है, सब रोने जैसा किए रहते हैं, जब होता है कि कोई ना कोई किसी कोने में रो रहा है तो कभी इन्हें संभालो कभी उन्हें संभालो। बट इन द एंड मतलब मुझे बस यही याद आता था कि यार मैं और मेरा भाई एक ही चीज डिस्कस करते थे कि हम समाज में इज्जत या थोड़ा बहुत पैसा जो हमारे पास नहीं है वो हम तभी पाएंगे जब जब हम पढ़ेंगे, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। तो यार ये चीज है ना, जो गोल है वो डिफाइंड रखो। बीच में यार बहुत चीजें आती हैं, बहुत चीजें खराब होती हैं, ये बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ भी होता है। तो कभी भी हो सकता है भाई, चीजें होने को कुछ भी हो सकती हैं। बट तुम्हें गोल मतलब कुछ दिन लोग हो जाते हैं, मैं खुद बता रहा हूँ कि 2-3 महीने मैं भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब मैं जब भी पढ़ने बैठता मुझे याद आ रहा था कि हाँ यार क्या हो रहा है वहां, देखने देखने जाऊं कि हाँ मम्मी पापा कहीं रो तो नहीं रहे हैं, ये सब होता था। बट तुम्हें ये वो ब्रॉडर सेंस में तुम्हें याद रखना होगा कि हाँ ब्रॉड एस्पेक्ट में आपका गोल जो है वो पीछे नहीं छूट रहा। आपने जिस चीज के लिए स्टार्ट किया था आप उसके लिए जा रहे हो, आप उसको पीछे मत छोड़ो यार। बाकी इन द एंड ना चीजें बेहतर हो जाती हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आज चीजें बहुत ज्यादा बेहतर हैं। आज मेरे मम्मी पापा खुल के हंसते हैं जब मुझसे बात करते हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ कुछ इतना बड़ा हमने खो दिया, कुछ इतनी बड़ी चीजें हमने मिस कर दी। और यार ये भी फर्क पड़ता है यार, फाइनेंशियल बैकग्राउंड का बहुत फर्क पड़ता है यार। जैसे शुरुआत से तुम देखोगे इधर उधर, जैसे हमारा घर क्या है कि अभी शुरुआत में कॉलोनी में, एक जैसे कॉलोनी में था तो कॉलोनी में बाकी जब बाद में घर बने तो बाकी सबके अच्छे घर बन गए। मेरा घर आज भी वैसे पुराना सा बना हुआ है, टीन शेड भी मैंने अभी पिछले साल कराई है, मुझे पीडब्ल्यू से स्कॉलरशिप मिली थी। और तो मतलब वैसे पुराना सा घर पड़ा हुआ है मेरा। मम्मी मतलब एक रूम है उसके अंदर ही 2 रूम थे, एक रूम के अंदर किचन में वही मम्मी खाना बना रही है, वैसे ही उसी में किसी तरह रह रहे थे हम लोग। तो यार काफी फर्क पड़ता है। और लोग जो होते हैं बाहर वाले वो यही कहते रहते हैं, मतलब वो तुम्हें देखते हैं यार, उन नजरों से देखते हैं, वो मायने रखती हैं, वो तुम्हें थोड़ा सा दिखाती हैं यार कि हाँ कुछ कुछ करने की जरूरत है। तो यार मेरे केस में तो वही मोटिवेशन था, मुझे बस इतना था कि हाँ मुझे ऐसा करना है कि हाँ एक दिन मतलब एक दिन एग्जाम्पल सेट हो सके थोड़ा सा। भाई तो एफर्ट मतलब हर चीज और वो मतलब होती है मेन यही है, इन कि शॉर्ट अगर मैं ये कहना चाहूँ तो मेन यही है कि यार आपको गोल गोल ओरिएंटेड रहना है बस। इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मतलब हर प्रॉब्लम, एक बहाना काफी था तुम्हारी हर प्रॉब्लम का कि हाँ तुम नहीं कर पाते तो भी, पर फिर भी तुमने किया। और बाकी एस्पिरेंट्स की अगर देखें तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, यार दोस्तों से बात नहीं हो रही ढंग से, कोई खिलाता नहीं है, तो उन चीजों को लेके बहुत स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और छोड़ देते हाँ हैं कि बस अक्सर होता है। करने की कोशिश। मुझे कोरा पे एक बार एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि हाँ भैया मेरा ब्रेकअप हो गया, अब मैं कैसे कर पाऊंगा। मैं कहा यार मतलब क्या है ये होता है अब ऐसा। तुम तो इससे काफी आगे हो ना, तुम्हारे लिए तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है ये चीज तो। हाँ भाई, तो अब मैं तो कंसीडर ही नहीं करता भाई, क्या जो जो चीज टेम्परेरी थी उसे, अब मेरे फेस में तो परमानेंट चीज था ना। जिंदगी भर वो मुझे फील होता ही रहता ना। अगर मैं जैसे जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ मेरा नीट का, तब भी मुझे लगा कि यार मेहनत करी थी लेकिन कुछ ना कुछ लैग कर रहा हूँ, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। और यही रीजन था कि यार मैं अपने मम्मी पापा को देखता था, पापा ने ड्यूटी जब जो है बाद में ज्वाइन कर ली कि हाँ वो भी काम करेंगे। मैं जब नीट फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ, मैं रोज शाम को पापा को देखता था कि वो काम करके आ रहे हैं। मुझे बस इतना लगता था कि यार वो मेरी वजह से 1 साल ज्यादा मजदूरी करेंगे, मेरी वजह से ज्यादा झेलना पड़ेगा मेरे घर वालों को। तो यार उस टाइम पे ना काफी फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था। मैं नीट छोड़ के मैंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ग्रुप डी वगैरह 12th लेवल के, मैंने उसके फॉर्म भरना शुरू कर दिए। और फिर क्या हुआ कि एक फॉर्म में तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ उसमें, क्योंकि पढ़ाई नहीं था उस लेवल का। फिर एक वो पोस्ट मास्टर का फॉर्म आया, वो 10th की मार्कशीट से मिल रहा था, 10th के परसेंटेज से। 10th के मेरे परसेंटेज काफी अच्छे थे, तो मुझे वो जॉब मिल गई पोस्ट मास्टर की मेरे गाँव में ही, जहाँ मेरा गोंडा में गाँव है। तो यार उसके बाद ना फिर मुझे लगा कि अब मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसमें सैलरी, इनिशियल सैलरी 12,000 रुपए थी, और मेरे घर की मंथली इनकम 11,000 रुपए थी, मम्मी पापा दोनों की मिला के। तो मैंने कहा यार अगर मैं जॉब कर लूंगा तो इन लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो मैं, और गांव के पास भी था तो गांव में सम्मान भी, एक गवर्नमेंट जॉब यार हमारे यहाँ बड़ी चीज होती है। तो मैं चला गया ज्वाइन करने, मैं गांव पहुंच गया। मैंने वहां पे 4-5 दिन बर्बाद किए। मतलब नवंबर में रिजल्ट आया था अपना नीट का, और फेब में मुझे जॉब मिल गई थी। तो फेब तक मैं इसी में फंसा रह गया, मैं खाली कि हाँ आप जॉब कर लूंगा, आप कुछ नहीं चाहिए, अब जॉब करेंगे उसके बाद जॉब में आगे बढ़ेंगे। मतलब ये था कि हाँ पढ़ाई करूंगा। अभी भी मैं सोच रहा था यूपीएससी वगैरह देखेंगे या कोई और सिविल सर्विसेज का एग्जाम निकाल लेंगे उससे। तो मैं वहां चला गया। लेकिन जब वहां पे मैं फॉर्म सबमिट कर रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ यार यार अभी अभी एक और दे देना चाहिए अटेम्प्ट, अभी 3-4 महीने बाद एग्जाम होगा, मैं कर सकता हूँ अभी। तो मैंने पापा से कहा यार पापा आप 4-5 महीने काम कर लो, 5, बस उसके बाद फिर ठीक हो जाएंगी चीजें। तो पापा ने कहा था कि हो जाएगा तो सब बढ़िया, अगर नहीं होगा तो लोग यही कहेंगे जो मिला था वो भी छूट गया, फिर कोई जवाब नहीं होगा। तो मैंने कहा ऐसे कैसे नहीं होगा। मैं उन्हें बताया कि मैं कर ले जाऊंगा। तो कुछ दिन तो पापा और मम्मी भी नाराज थे कि हाँ मतलब एक अच्छी खासी वो छोड़ दी तुमने गाँव में अपॉर्चुनिटी। लेकिन धीरे धीरे यार चीजें सही हो जाती हैं।
तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं इतना ज्यादा डेविएट, मेरी ये नीट की लाइन है, मैं इतना ज्यादा डेविएट हो गया, फिर मैं गोल ओरिएंटेड हुआ। मैं फेब के बाद कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ पढ़ाई किया। तो इतना आ सकते हो यार, वापस हमेशा आ सकते हो, कम बैक हो सकता है। पढ़ो, बस गोल ओरिएंटेड हो जाओ, मतलब बस खाली गोल को ध्यान रखो अपने। तो कहाँ जैसे ग्रुप डी वाली नौकरी, फिर एमबीबीएस एएफएमसी में, मतलब रिस्क लिया उसको छोड़ के। वहां पे पेरेंट्स को लग रहा था कि रिस्क ले रहे हैं, क्यों फालतू में सेफ जोन में क्यों रिस्क लेना, हाँ पर रिस्क लिया और उसमें भी अपने आप को सही प्रूव किया। हाँ और तुम्हारे पेरेंट्स को भी यार मतलब शाउट आउट है कि मतलब काफी ऐसा होता है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट नहीं कर पाते इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली अगर वीक बैकग्राउंड है तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि इतनी महंगी पढ़ाई क्यों करनी, पर तुम्हारे हाँ, पेरेंट्स वही ने मतलब मैं हमेशा। बता रहा हूँ ना कि जैसे मेरे दोनों ना मम्मी ज्यादा पढ़ी हुई है ना पापा ज्यादा पढ़े। पापा फिफ्थ तक पढ़े हैं, मम्मी इंटरमीडिएट तक पढ़ी है। लेकिन दोनों ने स्टार्टिंग से ये कहा कि तुम लोगों को पढ़ना है, पढ़ो तभी जो है कुछ हो सकता है, पढ़ने से चीजें बेहतर होती हैं। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। और इवन जब मेरे भाई की डेथ हुई तो सबने कह दिया कि इतना पढ़ा लिखा के क्या फायदा। जैसे हम गाँव छोड़ के शहर आ गए थे लखनऊ, कि हम पढ़ सके। तब गाँव वाले बाद में यही कहा, क्या फायदा हुआ, तुम तो गाँव छोड़ के गए थे और फिर वहां पे क्या क्या हासिल कर लिया। लेकिन तब भी मेरे मम्मी पापा ने कुछ दिन बाद कहा कि नहीं, पढ़ाई तो करनी ही है, मतलब पढ़ाई करो। तो वो चीज है यार, मतलब उन्होंने उन्होंने भी होप नहीं खोई, उन्होंने भी सपोर्ट किया। तो वो मायने रखता है यार, सपोर्ट मायने रखता है। और घर वालों से बात करनी चाहिए भाई। घर, अगर तुम्हें कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा तो तुम घर से बात करो। वो भी एक गाइडिंग फैक्टर होता है। तुम्हें तुम्हें अच्छा लगता है, फिर तुम्हें एक अंदर से खुद से एक मोटिवेशन फील, वो फैक्टर होता है। बिल्कुल, मतलब बच्चे आजकल बोलते हैं कि ऑफलाइन कोचिंग जाना जरूरी है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन का फील आएगा, दोस्तों से प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे। घर में ही कर लो, हाँ घर में ही कितने हाँ, घर में आपके भी कर बेस्ट सकते फ्रेंड। हो। मतलब हाँ, एक आधे कॉम्पिटिटिव दोस्त हो तो वो ज्यादा अच्छा है, वो मतलब ज्यादा बेहतर है। लेकिन आपने इतनी बड़ी बड़ी पेरेंट्स प्रॉब्लम्स को इतना सिंप्लिसिटी से बताया है। और मोस्टली पीपल ऐसे छोटी छोटी दिक्कत को ऐसा बना देते कि इस रीजन से मैं नीट क्लियर नहीं कर पाया। यार इतनी देखो, एक एक ना एक पॉइंट पे तुम्हें खुद समझ आ जाता है कि एक्सक्यूजेस आप खुद बना रहे हो। मतलब फिर आप उससे वो नहीं कर सकते। आप खुद से कितना ही झूठ बोलोगे। आप घर को समझा सकते हो कि हाँ यार पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ये रीजन है वो रीजन है, बट आप खुद को एक्सक्यूज नहीं दे सकते ज्यादा दिन। और जब इस तरह के हम्बल बैकग्राउंड के होते हैं कैसे ही देंगे वो ज्यादातर। कैसे कैसे ही कह सकते हैं कि हाँ, मतलब कैसे ही रीजन दे सकते हैं। एक्चुअली तो सबसे खुद ज्यादा को गलत मत करो, इम्पोर्टेंस मतलब ही खुद को रीजन मत दो। अकाउंटेबिलिटी खुद से होती है, फिर बाकी सबसे होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जैसे आपकी जर्नी में काफी अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे, कभी मॉक टेस्ट में कम आ गए, कभी जैसा आपने बताया एफर्ट्स मारने पर भी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उस टाइम पे आपने खुद को कैसे मैनेज करा कि हाँ मैं कर लूंगा? या थोड़ा ऐसा पॉइंट आता होगा कि छोड़ो अब नहीं हो रहा मुझसे? हाँ मतलब भाई, पॉइंट तो तभी आया था जब नहीं हो रहा कि हाँ, जब मेरा नीट 21 का रिजल्ट आया था और मैंने देखा कि यार मैं नहीं कर पाया। इन दी एंड यार, वो सेल्फ मोटिवेशन ही है जो सब कुछ कराती है। आप अपनी हालात को देखते हो कि हाँ, मेरी ये सिचुएशन है, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं है और कुछ दे, तो आपको वही करना ही है। और आप उसे उसे ढाल बनाओ ना, आप शीट बना के चलो उसे। बिल्कुल सही बोल रहा आप, मतलब एक ही चीज है सर करने को तो उसमें डेविएट क्यों होना है, सही बात है। तो शांतनु, आपकी जो पूरी जर्नी रही प्रिपरेशन से लेके एएफएमसी तक आने तक की, उसमें आपका सबसे बड़ा चैलेंज अगर हम पूछें तो क्या था? कि वो चैलेंज ऐसा था कि आपको हमेशा फेस हुई, प्रॉब्लम हुई उसको फेस करने में? यार मेन मतलब स्टार्टिंग से तो यही था कि गाइडेंस नहीं है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो फील होती थी कि हाँ यार कैसे करेंगे। और लास्ट में जैसे मेरा भाई सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरे लिए, वही लिखता था मेरे लिए, बुक्स लाना हो या कुछ भी लाना हो वो करता। मम्मी पापा जो है पैसे का देख लेते थे, बाकी वो करता था कहीं से, जो कुछ कुछ ना कुछ करके वो ला देता था। तो यार जैसे 11th इतना क्रूशियल होता है नीट के लिए, आप स्टार्ट जस्ट करते हो। जुलाई की बात है ये, जुलाई में मतलब स्टार्टिंग थी मेरी। और फिर मेरे भाई की डेथ हो गई, तो मतलब फिर तो मुझे लगा कि यार अब तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। मतलब गाइडेंस पहले नहीं था, एक कोई सपोर्ट था मेरे लिए जो सब कुछ कर रहा था, अभी मेरे पास वो भी नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन वैसे भी नहीं है। तो मतलब सारी चीजें ऐसी थी कि जो मतलब जो फेवर कर रही थी कि यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। बट फिर वही है कि हाँ, खुद में एक थोड़ा सा विश्वास था कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। और फिर मैंने 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 कहा था कि हाँ मैं करूंगा, मतलब ये करूंगा, पढ़ाई तो करना ही था। तो एक वो सेल्फ मोटिवेशन फिर घर को देख के मैंने मतलब अपना काम करना कंटिन्यू रखा, मतलब मैं रुका नहीं फिर। तो इन दी एंड चीजें बेहतर हो गई। और एफएमसी आने के लिए यार मुझे पता नहीं था कि एफएमसी में जाके ये सब होगा, इतना इंटरव्यू टॉयलर वगैरह होगा। मैंने कोरा यूट्यूब पे देखा और फिर मुझे थोड़ा बहुत समझ
यहाँ कुछ कर सकते हैं। दरअसल मम्मी, मुझे एफएमसी के बारे में ज्यादा पता नहीं था। मम्मी के कॉलेज में एक सूबेदार थे, वो ओटी ओटी में वो थे, ओटी मास्टर थे, तो वो एफएमसी से ही थे। तो उन्होंने कहा था कि अपने बच्चे को एक बार एफएमसी जरूर भेज देना, वो बहुत अच्छी जगह है, आप लोगों के लिए बहुत सही रहेगा। तो यहाँ तक कि उनका बेटा पुणे में इंजीनियर है, उन्होंने ही मुझे भेजा अपने खर्चे पे और अपने बच्चे के यहाँ रुकवाया। तो वहां से मैं आया इंटरव्यू देने, और यार इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा हुआ और लास्ट में मैं मेडिकली भी फिट हो गया। तो इन दी एंड मतलब खुद पे बिलीव था कि हाँ मतलब सच बोलना है, जैसा है एकदम सच बता देना है। तो इंटरव्यू में उसने काफी हेल्प किया, और मतलब मैं डरता नहीं था कि हाँ ठीक है, ऐसा कुछ खोने का डर नहीं था ना मुझे कि हाँ क्या ही खो दूंगा, अब तो देख लिया, जिंदगी जितनी देखनी थी ठीक ठाक देख रखी है, क्या ही हो जाएगा। तो वो ना मैटर करता है। तो लास्ट में ना वो सारी चीजें काम आ गई और फिर मैं सेलेक्ट हो गया यहाँ पे। काफी अच्छी कांस्टेंट स्टोरी फाइटिंग है। फाइटिंग। तो अभी जैसे देखता हूँ तो हम नॉर्मल लगता है। तुम तो फाइटर हो ना, तुम्हारे लिए तो एग्जैक्टली नॉर्मल है, हमारे लिए तो बहुत है। यार ये सिंप्लिसिटी चाहिए हमें भी थोड़ा लाइफ में। तो हमने जैसे कम्युनिटी जब चालू करी तो बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसे मैसेज आया कि हमें एक प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता, एक सेपरेट रूम नहीं मिलता पढ़ने के लिए, थोड़ी शांति नहीं होती घर में। तो जरूर आपके साथ ये इशू रहा होगा कि आपको एनवायरनमेंट, रूम और वो सब नहीं मिला होगा, तो आपने कैसे मैनेज करा? लाइक जैसे हाँ रूम का तो वो है कि हाँ रूम भी मतलब अलग रूम नहीं था। मैं जैसे पढ़ता था वहां पे तो रूम में वैसा कुछ था नहीं, और फिर घर पे भी देखना पड़ जाता था बार बार, तो यार वो मैटर करता था। जैसे जरूरी तो वो भी था कि हाँ घर को भी संभाले, पर वो मैटर कर रहा था। तो ड्रॉप ईयर में मैंने मतलब घर पे थोड़ा, तब तक चीजें ठीक भी हो गई थी, 2 साल बीत चुके थे, चीजें ठीक हो रही थी। तो लास्ट में फिर घर के आसपास कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया, फिर मैं पढ़ नहीं पा रहा था उसकी वजह से। तो मैंने फेब में जाके एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। वहां पे वो 1,000 रुपये महीने का ले रहे थे, बट वो सारी सुविधाएं दे रहे थे कि हाँ वहाँ पे लाइट की भी व्यवस्था थी, एसी वगैरह भी थी। तो वो उसने काफी हेल्प करी। मैं लाइब्रेरी में जाके फिर बैठा रहता था, सुबह सुबह चला जाता था और फिर रात में 9 साढ़े 9 बजे आता था वापस, कि हाँ अगर वहां बैठा रहूंगा तो कुछ ना कुछ पढ़ूंगा। वहां बैठता ज्यादातर टाइम में पढ़ता ही था और कुछ नहीं करता था वहां पे, सिर्फ पढ़ता था। तो मैटर करता है यार, एक रूम होना, एक अच्छा एक एनवायरनमेंट होना बहुत मैटर करता है, कि आप आस पास देखो तो एक अच्छा सा एनवायरनमेंट हो, आपको पढ़ने का मन करे, वो काफी मायने रखता है। तो मेरे केस में तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, और मैं सजेस्ट करता हूँ अगर कहीं कहीं अगर किसी को ऐसी सेम दिक्कत है तो वो लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकता है। काफी काफी प्रोडक्टिव होती है लाइब्रेरी। वहां आप देखते हो कि बाकी लोग पढ़ ही रहे हैं। जब मैं कभी कभी उठने का मन करता था तो मेरे बगल में एक यूपीएससी वाले भैया बैठते थे, मैं देखता था यार ये व्यक्ति पूरा टाइम बैठा रहता है, कैसे बैठा रह जाता है ये। तो शुरुआत में तो मैं 4-5 घंटे नहीं बैठ पाता था, फिर लेकिन मैं धीरे धीरे उनको देख के कहा यार मैं भी बैठूंगा। फिर लास्ट में मैं भी बैठा रहता था, देर देर तक बैठा रहता था, खाली खाना खाने उठ के जाता था और फिर बैठा ही रहता था शाम तक। तो ये बिल्कुल, फैक्टर एनवायरनमेंट होता का है। और इफेक्ट तो पड़ता है। बट आपके पास प्रॉब्लम थी, आपने सोल्यूशन निकाला, मैनेज करी चीजें, ना कि जस्ट उसको लेके बैठ गए कि मेरे पास नहीं है अब मैं नहीं कर पाऊंगा। बस वही इसीलिए है यार, ये आप इंटरव्यू का रीजंस मत पर्पस ढूंढो, है। रीजंस अब लाख रीजंस होते हैं आपके पास ना करने के लिए। और सारी चीजें आपको छोटी छोटी चीजें बड़ी लगने लगेंगी, यार कैसे कर पाऊंगा, ये नहीं है मेरे पास, मेरे घर में लाइट ठीक से नहीं आती, मैं ये नहीं कर पाता, मैं कैसे मैनेज करूं, मेरा डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया का। पर यार ऐसे नहीं चलता, आप आपसे झूठ नहीं बोल सकते। आपको करना है, मतलब अगर आपने फिक्स कर लिया आपको करना है, मतलब करना है, तो वो मायने रखता है, बस आप करो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ना मतलब मैं तुमको कोरा से ही जानता हूँ। कोरा में अपनी पहली बात हुई थी, फिर अपन हाँ इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सब पे शिफ्ट हुए थे। तो कोरा पे तुम्हारा यूजर नेम था बाबू भैया। मैंने पहले भी तुमसे पूछा था कि ये क्या है स्टोरी इसकी हाँ बाबू भैया की, पर तुमने बताया नहीं। फ्रस्ट्रेटेड मेडिको बाबू भैया ऐसा कुछ तुम्हारा था, तो उसकी स्टोरी बताओ। यार, ये तो मैंने किसी को और नहीं बताया, चलो ठीक है। हाँ एमसी के इंटरव्यू में तो दरअसल क्या था कि उन्होंने तुम हाँ तो बाबू भैया यार देखो क्या था कि यार मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं रह गया था। जब ये सब हो गया तो मैं घर पे भी ज्यादा बात नहीं कर सकता कि हाँ ठीक है, अब घर पे क्या ही बताऊंगा ये सारी दिक्कतें। जब घर पे अलग दिक्कतें अलग लेवल की चल रही हैं तो मैं ये दिक्कतें लेके नहीं जा सकता ज्यादातर उनके पास। कभी कभी मम्मी से बात करता था कि हाँ यार शायद नहीं कर पाऊंगा, तो मम्मी कहती थी नहीं नहीं हो जाएगा कुछ नहीं है। पर ज्यादातर मैं काफी चीजें शेयर नहीं कर सकता था। तो मैंने क्या किया, कोरा पे अकाउंट बनाया और मैं लिखने लगा। मैं मतलब पहले मैं शुरुआत मैंने की डायरी लिखने से, फिर
मैंने कोरा पे लिखना शुरू किया। तो मैं अब अकाउंट जब मैंने बनाया तो मैं सोचा अगर अपने नाम से करूंगा तो मेरे स्कूल के भी कुछ लोग चलाते हैं और कुछ लोग ऐसे भी चलाते हैं जो मुझे जानते हैं। तो मैंने सोचा कि एक बिना उससे जाता हूँ, मतलब कोई ऐसी आईडी जो जिसे लोग ना जानते हो। तो मैंने बाबू भैया चूज किया क्योंकि यार बाबू भैया तुम सब जानते होगे शायद, हेरा फेरी मूवी का कैरेक्टर है और भाई आइकॉनिक कैरेक्टर है बाबू भैया। तो लेकिन बाबू भैया लोगों को खाली बाबू भैया का फनी पार्ट दिखता है, बाबू भैया का जो क्लाउन वाला बिहेवियर है वो दिखता है, बाबू भैया के जो है स्ट्रगल्स नहीं दिखते किसी को। बाबू भैया के ऊपर इतना सारा कर्ज था तब भी बाबू भैया इतना हंसते रहते थे। बाबू भैया जो है आइकॉनिक कैरेक्टर थे, बहुत सारे स्ट्रगल्स थे, बहुत सारा कर्ज था बाबू भैया के ऊपर, लेकिन वो व्यक्ति मैनेज कर रहा था। तो मैंने कहा यार ये, और मैंने जब मूवी देखी तो मुझे वो वाला पार्ट रियलाइज हुआ कि हाँ यार वो स्ट्रगल भी तो कर रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, लोग खाली उस पर मीम बनाए जा रहे हैं। तो मैंने क्या किया, बाबू भैया काउंट कर दिया ताकि थोड़ा बहुत कभी फनी वाला पार्ट दिखा सकूं, मतलब कुछ अच्छा लिख सकूं। मुझे लिखना थोड़ा पसंद था तो मैं लिखना शुरू, फिर बाबू भैया ऐसे बाबू भैया आया, फिर मैं बाबू भैया मतलब वो कंटिन्यू करके चला गया। नीट के बाद जब मैंने फिर अपनी आइडेंटिटी रिवील किया तब मैं लिख दिया कि हाँ मैं शांतनु दुबे ये हूँ, कुछ स्कूल के बच्चों को भी पता चल गया। और अब तो मैंने काफी चीजें लिख रखी हैं जो कि डिस्क्लोज ना हो तो ठीक है, बट ठीक है अभी तो मैंने काफी चीजें लिख दी हैं भाई, देखना। तो मतलब मैं अंदर से हैप्पी हूँ यार, मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ कि हाँ यार मैं बेहतर कर रहा हूँ, यहाँ पे चीजें काफी बेहतर ही होंगी। वही अंदर से खुश होना जरूरी है। हाँ, बट अभी भी पार्टी वगैरह में जाता हूँ तो यार मुझे लगता है कि नहीं, मतलब ये नहीं बना हूँ, मतलब मैंने कभी की नहीं है यार, मैं कभी पार्टी वगैरह में गया नहीं हूँ और मुझे वो कपड़े उपड़े का सेंस भी उतना नहीं है ना, तो वो थोड़ा सा लगता है कि हाँ यार थोड़ा, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मैं अक्सर नहीं जाता हूँ। इश्यू है, मतलब मैंने कभी पार्टीज वगैरह की नहीं, तो अभी मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ मैंने, मतलब उतना नहीं कर पा रहा हूँ यार कि कैसे रहना है, कैसे ड्रेसिंग सेंस वगैरह भी थोड़ा वैसा सा है कि हाँ मतलब ठीक है, पहले कुछ भी था जो मिलता था पहन लेता था, ऐसे कुछ भी मम्मी ला दिया तो सही है। थोड़ा है, अब सीख रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ चीजें कि कैसे रहना है कैसे करना तुम्हारी वो पिक देखी थी, तुम्हारा एक लंच था शायद 26 जनवरी या 15 अगस्त का, उसमें तुम पूरी है। वर्दी में थे सब कैडेट। तो वो हाँ वो, यूनिफॉर्म मेरे को अगर अगर कोई एक दो बंदे भी मोटिवेट हो रहा है ना इससे तो बहुत मायने रखती है चीज मेरे लिए कि हाँ यार अगर कोई मेरी वजह से थोड़ा बहुत अच्छा कर ले जाए ना तो काफी बेहतर है। मैं खुद सोचता रहता था मैं कैसे बेहतर कर सकूं। मुझे कोरा से एक अनुराग सिंह करके भैया है, उन्होंने अपना सारा आकाश का मटेरियल भेजा था, मैंने उनसे मांगा था। तो अभी मैंने भी एक वो लड़की कर रही है हमारे यहाँ मम्मी के यहाँ जैसे ही, एक और फोर्थ क्लास वर्कर है, तो अब उसकी उनकी बेटी भी मतलब मुझे देख के वो मतलब वो करना चाहती है नीट के लिए, तो मैंने उसके लिए सारी बुक्स वगैरह दे दी हैं उसे, जो मैंने बुक्स इधर उधर से अरेंज करी थी। तो मैं बस यार हेल्प करना चाहता हूँ कि यार कोई और अगर मेरे जैसा हो पाए, कोई और कर ले तो यार कितनी बेहतर बात है ये। और मतलब जब सत्क्रिया बिल्कुल। हुआ तो मैं तो काफी खुश था यार कि इसमें पार्ट ले सकूं मैं। तैयारी करना चाह रहे हैं और बुक्स की कमी है तो प्लीज हमको उनके कांटेक्ट दो, हम तक उन बच्चों को पहुंच। तो तो लास्ट एक क्वेश्चन फिर लास्ट क्वेश्चन कि अभी काफी कुछ सीखने को मिला, लेकिन एक कौन सी चीज है जो आप एक नीट एस्पिरेंट को जो 24, 25, 26 के लिए प्रिपेयर करे उसको आप कहना चाहते हैं? यार देखो, अपने टीचर सही से चुनो, अपने दोस्त सही से चुनो और अपने रिसोर्सेज भी सही से चुनो। इन तीनों में से कुछ भी गलत करोगे तो आप पहुंचोगे नहीं वहां पे। ये तीनों चीजें आपकी डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो अगर आपकी डायरेक्शन गलत होगी तो आप कभी पहुंच नहीं पाओगे यार जहाँ जाना है आप। तो ये चीज है। और यार सबसे बड़ा मोटिवेशन खुद का मोटिवेशन है, यूट्यूब वगैरह पे मत फंसोगे, हाँ यहाँ पे देख लिया, ये देख लिया, वो देख लिया। खुद से करो यार, खुद खुद करो, बेहतर करोगे। खुद से देखो अपनी आसपास की चीजें, अपनी उसमें रहो यार। लोग ना स्यूडो एनवायरनमेंट बना लेते हैं खुद का कि अरे ठीक है मेरा ये बेहतर है वो बेहतर है। नहीं, अपनी रियलिटी में रहो, रियलिटी में आज नहीं तो कल आ जाओगे, तो अपनी रियलिटी में आज से ही रहो कि हाँ मतलब मेरी रियलिटी ये है और मुझे ये करके इसे चेंज करना है, कुछ बेहतर बनाना है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और यार खुद से झूठ बोलना बंद करना चाहिए, मतलब खुद से झूठ बोल के आप नहीं नहीं कर पाओगे, फिर आप हर रोज एक नया एक्सक्यूज दोगे कि हाँ यार आज तो ये नहीं ठीक था इसलिए नहीं कर पाया, आज तो दोस्त का बर्थडे था, ये था, जो मतलब तमाम रीजन होते हैं यार, लाख रीजन होते हैं यार। तो वो चीज है यार, आप खुद के प्रति वो रहो, ऑनेस्ट रहो, अपने पेरेंट्स से बात करो, अपने कुछ अच्छे दोस्त होते हैं, कुछ जेन्युइन दोस्त होते हैं, कुछ तो नहीं अच्छे दोस्त होते हैं, तो वो तो तुम्हें डिग्रेड करना चाहते हैं, समझ में आ जाता है धीरे धीरे। लेकिन जो अच्छे दोस्त हैं उनसे बात करो यार, उनसे समझो, उनसे बातें करो। या घर में तेरे अगर आपके भाई बहन हैं, मैं अपने मामा से बात करता था, चीजें बेहतर हो जाती थी मेरी, मैं फिर से पढ़ने लगता था। तो कोई एक होगा, आप हर व्यक्ति का कोई ना कोई होता है जिससे लोग बात कर सकते हैं, वो करो, ये सबसे बड़ी चीज है। तो
शांतनु से जितनी भी बात हुई उसका मतलब एक ही कंक्लूजन है, केवल नीट एस्पिरेंट ही नहीं, हम लोग भी काफी इंस्पायर हो चुके हैं, हम लोग अब काफी मोटिवेटेड है। मैं तो खुद, मुझे तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल गया तुम्हारी स्टोरी से। ऐसा नहीं है पहले से नहीं पता थी, पहले से भी पता थी, पर शायद पहली बार अपनी ऐसे ऑन कॉल बात हुई है आज। अब तक जो टेक्स्ट टेक्स्ट पे ही बात है सब कुछ, ऑन कॉल पहली बार बात हुई है। मैं भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ। तो काफी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। आई होप बहुत एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगी ये, और तुम चाहते भी यही हो कि तुम्हारी स्टोरी जितनी पहुंचे उतनी अच्छी, जितनी हेल्प मिल जाए एस्पिरेंट्स को। तो हैट्स ऑफ टू यू भाई, बहुत बहुत लड़ाइयाँ की है तुमने, हर अरे वाह, सिचुएशन फेस कर ली। एक कांस्टेंट स्माइल वो बहुत प्यारी है तुम्हारे फेस। और हमारा पर्पस भी यही था कि हम ऐसे जनरल इशू जो सबको है कि उनको सॉल्यूशंस जानने हैं लेकिन इंटरव्यू में नहीं पूछते, इसीलिए हमने ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस ऐसा कुछ नहीं बनाया। थोड़े ऐसे इश्यूज जो सबके होते हैं, हर एस्पिरेंट का एक इशू होता है ऐसा, जो कोई आपके रिलेट बहुत। कर पाए वो ज्यादा बेहतर होगा, कोई रिलेट कर पाए, जैसे एक्सपीरियंस रिलेट करेंगे इससे तो बस बढ़िया होगा। एग्जैक्टली। तो और हर इस जर्नी का अलग हीरो है, तो तुम तो बहुत बड़े हीरो हो चुके हो उन सबके लिए। अरे अरे बस भाई। तो अब इस इंटरव्यू को एंड करते हुए और शांतनु को थैंक यू बोलते हुए फॉर हिज टाइम। एक कॉल पे, एक मैसेज पे बंदा रेडी था मेरे लिए। थैंक यू सो मच शांति। कुछ भी यार, बढ़िया है बस। ठीक है। सब लोग का यार एक एम एम एक ही है ना, कि हाँ मतलब लोगों की सहायता हो, तो बस ऐसे ही करना है बस कुछ, कि हाँ लोगों को कुछ हेल्प मिल सके। बिल्कुल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।